कि आखिरकार दीवारों पर यह जैश ए मोहम्मद की जो पोस्टर है किसने चस्पा किए हैं। यह पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है और कश्मीर में आखिरकार यहाँ पर इसका क्या काम है, बस यह बात जानने की कोशिश की जा रही थी। और नाम सामने आता है डॉक्टर आदिल अहमद। डॉक्टर आदिल अहमद का नाम आता है, उससे गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। आखिरकार पोस्टर को चस्पा करने के पीछे क्या कारण है? तुम क्या इस देश में आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में हो? पुलिस अपनी तरीके से काम कर रही थी और एक नाम सामने आता है हरियाणा के गुरुग्राम का, यानी कि गुरुग्राम में एक अल फलाह यूनिवर्सिटी है और अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर एक सीनियर डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर शकील मुजमिल होता है। पुलिस ने अभी तक जम्मू कश्मीर की पुलिस इसमें काम कर रही थी और जैसे ही हरियाणा के गुरुग्राम का नाम सामने आता है वह हरियाणा की पुलिस संपर्क में आ जाती है। अब जम्मू कश्मीर हरियाणा की पुलिस और साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है और तीनों ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन करना शुरू कर दिया ताकि यह पता चल सके कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। अभी 30 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर मुजमिल शकील को गिरफ्तार किया जाता है, पकड़ा जाता है और वो पकड़ने के बाद उसे पूछताछ की जा रही थी कि हमें कुछ पुख्ता जानकारियां मिली हुई है, पुख्ता कुछ सबूत मिले हैं कि तुम्हारा किस कुछ बड़ी घटना को लोग अंजाम देने वाले हो। इससे पहले कि वो कोई बात बता पाता, पुलिस को ये जानने में कई दिन का समय लग जाता है। ये तारीख थी 9 नवंबर 2025 को। पुलिस ने हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद के पास में एक गांव लगता है जिसका नाम धोज गांव लगता है। धोज गांव में एक ऐसा मकान था जो एक तरह से गोदाम के रूप में जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने जब वहां जाकर रेड मारी, जाकर वहां देखने की कोशिश की, तो वहां पर 12 छोटे बड़े सूटकेस मिलते हैं। उन सूटकेसों को देखा जाता है तो उसके अंदर 358 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ थे, जिसे विस्फोट पदार्थ यदि वह फट जाए या उसका गलत रूप से इस्तेमाल कर ली जाए तो कई किलोमीटर तक धमाका होगा, जिसमें बड़ी संख्या में जान जा सकती है, बड़ी संख्या में नुकसान हो सकता है। तो पुलिस ने अब आगे की ओर जब देखना शुरू किया, पड़ताल करना शुरू किया, तो इसी जगह पर पुलिस को असॉल्ट राइफल मिलती है AK-47 से थोड़ा सा साइज इसका छोटा होता है। मारक क्षमता उसकी AK-47 से कम नहीं होती। 3 मैगजीन मिलती है। इस डॉक्टर को निशानदेही के आधार पर 84 जिंदा कारतूस मिलते हैं। एक पिस्टल मिलती है, 8 लाइव राउंड मिलते हैं। जैसे ही यह इतना सब कुछ मिल जाता है, मिलने के बाद अब चाहे IB हो या हरियाणा पुलिस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो एक तरह से अपने मन में खुशी मना रही थी। इसलिए मना रही थी, उन्हें लग रहा था कि हमने देश में होने वाली कोई बड़ी आतंकी घटना को टाल दिया है, खत्म कर दिया है, उसको नेस्तनाबूद कर दिया है। बस यह सोचकर वो अभी इस बात की खुशी मना ही रहे थे। कह सकते हैं कि पुलिस अपनी जांच पड़ताल को और आगे बढ़ा ही रही थी। इससे पहले कि पुलिस IB और या फिर और जांच एजेंसियां किसी जांच नतीजे पर पहुंचती, एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ऐसा धमाका हो जाता है कि उस धमाके की गूंज पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि आसपास के मुल्कों तक भी सुनाई देती है। इसमें लगभग 12 या 13 लोग मारे जाते हैं, करीब करीब 29 लोग इसमें घायल हो जाते हैं। क्या है पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजू यादव। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लाल किला से लगभग 300 मीटर की दूर लाल किला मेट्रो स्टेशन पर उसका गेट नंबर 1 और यह तारीख है 10 नवंबर 2025 की शाम लगभग 6:52 के आसपास। वाहन धीरे धीरे, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां सामने लाल किला है तो दूसरी तरफ चांदनी चौक है। यहाँ पर भीड़ अक्सर लगी रहती है, चाहे दिन हो या रात हो। लोग एक दूसरे से सट के चलते हैं, वाहन भी एक दूसरे से सट के चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। और जब लाल बत्ती जाती है, भयानक स्थिति भयानक हो जाती है, क्योंकि ज्यादा वाहन हो जाते हैं। धीरे धीरे करके कदम आगे बढ़ ही रहे थे, इसी बीच में एक जोरदार धमाका हो जाता है। और इस धमाका ऐसा धमाका होता है, आग गुब्बारा जैसे लहरने लगता है, लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में सुनाई देती है। लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार
हुआ तो हुआ क्या, जो भी आसपास के लोग थे वो एक दूसरे से सट के चल रहे थे। जो वाहन थे जो सट के चल रहे थे, उस आग के गोले ने बड़ी संख्या में वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया, बड़ी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। बस इस जोरदार धमाके के बाद लोगों में भगदड़ मच जाती है। अपनी जान बचाने की तमाम कोशिशें कर रहे थे। लोगों में चीख पुकार मच जाती है। एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश भी कर रहे थे। जो इस धमाके की जद में आ जाता है, उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। जो इस धमाके की उस गुबार के में आ जाता है, वो बुरी तरह से झुलस जाता है, जल जाता है। यहाँ पर चीख पुकार मचना शुरू हो जाती है। जिसको जैसा मौका मिल रहा था वो वैसा विचार कर रहा था, बचने की कोशिश कर रहा था और एक दूसरे को बचाने की कोशिशें में जुट जाता है। और आग का जो रूप था वो विकराल रूप होता है, वो होता चला जाता है। नज़दीकी पुलिस को सूचना दी जाती है, फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी जाती है। जैसे ही सूचना मिलती है, टीमें मौके पर पहुंचने के बाद यह जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में कई वीडियो थे जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने शुरू हो जाते हैं। जैसे वाहनों में आग लगी थी, लोगों में भगदड़ मची हुई थी। एक वीडियो ऐसा भी था जिसमें यह कहते हुए सुना जा रहा था, कार जिसके पीछे यहाँ सीएनजी का जो सिलेंडर है वह रखा होता है, उसमें बड़ा धमाका हुआ है, उसकी वजह से धमाका हुआ है। कुछ इस तरह की बात थी। सभी तरह के लोग थे, अपनी अपनी तरह से अंदाज लगाए जा रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंचती है, घायलों को तुरंत तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल पहुंचाती है। जो मृतक थे उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था। और गिनती ये जब शुरू होती है तो 8, कभी 10, कभी 11, इस तरह से वक्त दर वक्त गिनती आगे बढ़ती चली जाती है। जब इस घटनाक्रम को सुना रहे थे तब इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में 13 मृतकों की संख्या बताई थी और लगभग 21 या 22 के आसपास घायलों की संख्या बताई। अब पुलिस हो या फिर जांच एजेंसियां, क्या है पूरा मामला। जब पुलिस प्रशासन जांच में टीमें से जांच पड़ताल में जुटी हुई थी, तभी सीसीटीवी कैमरे वाले खाने जाते हैं और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से यह पता चलता है कि कार जिसका नंबर हरियाणा 26 76 74, इस गाड़ी की नंबर जुटाने की कोशिश की जा रही थी। तो यह जानकारी मिलती है सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से। जैसे जैसे कैमरे के बैक कर रहे थे, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। यह 10 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में ये गाड़ी देखी जाती है। यहाँ से निकलने के बाद टोल रिकॉर्ड के अनुसार 8:30 बजे आसपास बदरपुर टोल पर यह फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ रुख करती है और यही गाड़ी जिसमें ब्लास्ट होता है, धमाका होता है, उस गाड़ी यह ओखला इंडस्ट्री एरिया की तरफ जाती है और वहाँ पर इसमें शायद तेल खत्म हो रहा था या कम हो रहा था, तब तेल भी भरवाती है। यहाँ के बाद यही गाड़ी जो कार है वह लाल किला परिसर में सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग में आकर खड़ी हो जाती है। दोपहर 3 बजे के आसपास और शाम 6:48 तक यह पार्किंग में रहती है और जैसे ही पार्किंग से निकलने के जाती है, पूरा देश इस बारे में जानने में जुट जाता है और उस ज़्यादा जानने में जुटे हुए थे। एजेंसियां थी, जांच एजेंसियां, चाहे वह एनआईए हो, आईबी हो, दिल्ली पुलिस हो, फिर भी अभी कई दिनों से कोई काम चल रही है। हरियाणा पुलिस हो, जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस हो। अब इसी बीच में नाम सामने आता है जो कि आरटीओ के दफ्तर में नंबर के बारे में पता निकाला जाता है कि यह कार किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। इसमें जो धमाका हुआ था, आखिरकार इसकी मालिक का नाम पता चलता है, जिसका नाम मोहम्मद सलमान शांति नगर हाउस नंबर 631 है, यहाँ पर रहता है। पता चलता है कि यह मोहम्मद सलमान का घर नहीं है, बल्कि यह घर तो दिनेश का है। अब दिनेश का दरवाजा खटखटाया जाता है, उसकी माँ भी निकलती है, दिनेश भी निकल के आता है। उससे पूछा जाता है कि मोहम्मद सलमान से हमें बातचीत करनी है, उसके बारे में कुछ जानकारी जुटानी है। घर वाले कहते हैं कि यह घर दिनेश का है, ना कि मोहम्मद सलमान का है। यहाँ मोहम्मद सलमान जो था साल 2016 में आता है, साल 2021 के बाद यहाँ से चला जाता है। जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब कमरे में रहता था, उसी में वह अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा था, ग्लास की कंपनी में काम करता था। फिलहाल अब वह ग्लोब सोसाइटी सोहाना में शिफ्ट हो गया है। तभी पुलिस की टीम जो होती है
वो दिनेश को अपने साथ लेके आती है ताकि वह पता चल सके, उसके चेहरे की पहचान हो सके कि मोहम्मद सलमान कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता है, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता। जब उसके उस एड्रेस की पुलिस जाती है, दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो उसकी बेटी निकलती है, बेटी से पूछती है, "क्या है? आपको किससे बात करनी है?" तो उसने कहा जाता है मोहम्मद सलमान से बात करनी है। वो कहती है कि मोहम्मद सलमान तो अंदर घर में सोए हुए हैं, मैं अभी उठा के लेके आती हूँ, वो मेरे अब्बू लगते हैं। इस तरह से वो लड़की अंदर जाती है, अब्बू को बाहर लेके आती है। बाहर कुछ अधिकारी खड़े हुए थे, पुलिस वाले खड़े हुए थे, जांच एजेंसियों के ऑफिसर्स खड़े हुए थे। मोहम्मद सलमान जब उनसे बातचीत शुरू होती है तो उनको पहले तो हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछते हैं कि हरियाणा 26 ई 7674 इस गाड़ी के बारे में तुम क्या जानते हो। वो कहता है कि साहब यह गाड़ी मेरे नाम पर रजिस्टर थी, लेकिन फिलहाल मेरे पास यह गाड़ी नहीं है। अब से लगभग 1.5 साल पहले उसने इस गाड़ी को देवेंद्र नाम के एक व्यक्ति को बेच दिया था और देवेंद्र नाम के व्यक्ति के पास यह गाड़ी होगी। इसके बाद उसके पास कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने बस एक चेन से पूरी चेन की कड़ियों को आपस में जोड़ना शुरू किया और जैसे जैसे चेन दर चेन जोड़ने की कोशिश की जा रही थी तो पता चलता है कि साल में इस कार को, जिसका नंबर 267674, गाड़ी को एक साल में 7 अलग अलग लोगों ने खरीदा था। 7 अलग अलग इसके मालिक बन जाते हैं और अंत में जो इसका मालिक होता है, जिसका नाम तारिक होता है, तारिक ने अंत में खरीदी थी और कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा के रहने वाला होता है। बस पुलिस के कान यहीं से खड़े हो जाते हैं। अब पुलिस के दिमाग में बिल्कुल इस बात सटीक बिल्कुल फिट हो जाती है कि शायद यह गैस सिलेंडर तो फटा नहीं है, सीएनजी तो फटा नहीं है, जरूर कुछ न कुछ इसमें झोल है। अब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अब जो ड्राइवर है उसके चेहरे को पहचानने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि उसके काले रंग का एक मास्क लगाया हुआ था। चाहे दिल्ली हो या मुंबई हो, ऐसे बड़े बड़े शहर जो हैं उसमें कुछ इस तरह के महंगे महंगे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यदि उन सीसीटीवी कैमरे की रेंज को देखा जाए तो बताया जाता है कि 1 डेढ़ 2 किलोमीटर तक रेंज के बहुत ही साफ सुथरा देख सकते हैं। तो वो दिल्ली की जैसी जगह में, और वो भी लाल किले के आसपास की बात हो, चांदनी चौक के आसपास की जो बड़ा सीसीटीवी एरिया माना जाता है, वहाँ से कोई उसकी अगर गुजरे तो जाहिर सी बात है उसके तो एक एक अंग के भी देखा जा सकता है। उस कैमरे में इतनी क्वालिटी होती है। जब कैमरे की उस क्वालिटी के माध्यम से पता करने की कोशिश की जा रही थी, जहाँ जहाँ से वह कार चली आ रही थी, जा रही थी, हर जगह जहाँ उसने तेल डलवाया था वहाँ से भी पता चलता है। तो व्यक्ति जिसकी शक्ल काफ़ी मैच कर रही थी, डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी उर्फ उमर मोहम्मद से। हालांकि उसने मास्क लगाया हुआ था। जब उसके बारे में पता चलता है तो वह फिलहाल वर्तमान में अल्फला मेडिकल कॉलेज में इसकी पोस्टिंग होती है और वह ऐसा दावा किया जा रहा था कि वही कार में बैठा हुआ था। और जब वह कार फटती है, तो जब कार में धमाका होता है तो उसने वो भी धमाके में उसके डॉक्टर के भी चिथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन जब पुलिस ने और थोड़ी सी इसके बारे में जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो ये उमर ने जेएमसी श्रीनगर से पढ़ाई की। पढ़ाई अनंतनाग में सीनियर रेजिस्टेंट की कर रहा था और बाद में वह फरीदाबाद में आकर शिफ्ट हो जाता है। एक तरफ तो यह धमाका होता है और दूसरे ठीक 24 घंटे 10 नवंबर को हरियाणा के फरीदाबाद पास लगता है, उसमें वहाँ बड़ी मात्रा में 358 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ। अब पुलिस ने और एजेंसियों ने के कड़ी निगरानी में शुरू किया जाता है जांच। जैसे यह खबर सोशल मीडिया पे, अखबारों में या फिर अलग अलग टीवी चैनल्स पे शुरू हो जाता है, फिर देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या फिर गृह मंत्री हो, सभी ने इस मामले को अपडेट लेना शुरू कर दिया, खबर लेनी शुरू कर दी और यह जांच पड़ताल के लिए आदेश भी दिए कि जो भी दोषी होगा उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। हालांकि जम्मू कश्मीर पूर्वी पुलिस ने तमाम कोशिशें की, मेहनत की, लेकिन शायद उसकी मेहनत में थोड़ी सी देरी हो गई। यदि और थोड़ा सा तेजी से जांच होती
तो जैसे कि फरीदाबाद में 358 किलोमीटर ग्राम यह विस्फोटक पदार्थ पकड़ा गया था, वो हो सकता है कि डॉक्टर उमर भी पकड़ा जाता, शायद यह धमाका वगैरह नहीं होता। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में, जांच एजेंसियां जो गृह मंत्रालय की तरफ से एजेंसियां एनआईए को जांच सौंपी गई है, जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है। इस डॉक्टर उमर की मां और भाइयों को भी हिरासत में लिया गया है, डीएनए सैंपल लिया गया है ताकि जांच पड़ताल हो सके कि गाड़ी के अंदर जो शख्स बैठा हुआ था, ड्राइवर बैठा हुआ था, वाकई डॉक्टर उमर था या फिर कोई और बैठा हुआ था। ये भी बताया जा रहा है कि जो भी दोषी होगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए और फांसी की सजा की मांग हो रही है। और इनका मंशा कहीं तीर्थ स्थल या भीड़ भाड़ की जगहों में विस्फोट करने की मंशा थी। अयोध्या जैसी जगहों पर विस्फोट हो सकता था। तो मित्रों, आपकी राय क्या है इस वीडियो के बारे में? वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।